गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर की इस लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आज आपके लिए काम के हैं फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर वीडियो एंड दिस आर दी टॉपिक्स। वन बाय वन करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहला वाला जो टॉपिक जो आज हमें यहाँ पे देखना है दैट इज अबाउट साइफन पावर्ड डीसैलिनेशन का एक प्लांट जो भी रिसेंटली वहां पे शुरुआत हुई है। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या है ये वाला प्लांट और किस तरीके से करेगा काम। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट साइफन्ड पावर डीसैलिनेशन प्लांट। कहां पे है, किस तरीके से है, तो उसके रिगार्डिंग यहां पे करते हैं बातें। देखिए अभी कंटेक्स्ट में क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज IISc researchers have developed a siphon powered desalination system that converts seawater into clean drinking water faster as well as cheaper। जो समुद्री पानी होता है विच इज नॉर्मली ब्रैकिश वाटर, उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने का एक नया प्लांट। और ये किसने वहां पे फाइंड किया है, दैट इज बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये प्लांट किस तरीके से काम करेगा, तो लेट्स सी। It is a thermal desalination system that uses the principle of siphonage to continuously draw, evaporate and condense the seawater into the potable water। प्रिंसिपल ऑफ साइफनेज का यहां पे यूज करने वाले हैं किसके लिए, दैट इज टू ड्रॉ, टू इवोपरेट एज वेल एज टू कंडेंस द सी वाटर। और इसको किसने वहां पे डेवलप किया है, बाय IISc बेंगलुरु। अगर इस प्लांट के बारे में वहां पे ध्यान से देखें कि किस तरीके से प्लांट यहां पे काम करेगा, तो देखिए कंपोजाइट साइफन जो होगा अ फैब्रिक विक और उसके साथ में ग्रूव्ड मेटल सरफेस जो सी वाटर को सबसे पहले वहां पे खींचेगा, दैट इट ड्रॉज द सी वाटर। ग्रेविटी फ्लो जो है इट फ्लश अवे द सॉल्ट बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन। ग्रेविटी फोर्स जो है वो सॉल्ट को वहां पे क्रिस्टलाइजेशन होने से पहले वहां पे अलग करेगा। एंड देन आफ्टर एक थिन फिल्म एवापोरेशन वाला वहां पे चलेगा, किस तरीके से, वाटर स्प्रेड्स ऑन द हीटेड मेटल, जिसकी वजह से उसका वहां पे होगा इवापोरेशन। एक गर्म मेटल के ऊपर वहां पे पानी को भेजा जाएगा ताकि वो वहां से इवापोरेट होगा। अल्ट्रा नैरो एयर गैप दैट इज अबाउट जस्ट 2 mm अवे, वेपर कंडेंसेस ऑन द कूलर सरफेस। एक कूलर सरफेस के ऊपर वो वेपर जो है वो वहां पे वापस वहां पे ठंडी पड़ेगी। एंड देन आफ्टर मल्टी स्टेज स्टैकिंग, इसका मतलब क्या होता है, दैट रिसाइकल्स हीट थ्रू मल्टीपल इवापोरेटर कंडेंसर पेयर्स फॉर हायर एफिशिएंसी। बार बार वहां पे वो इवापोरेट होगा, बार बार वहां पे वो कंडेंस होगा। इवापोरेशन और कंडेंसन की पूरी वहां पे एक साइकिल चलेगी एंड बाय दैट वो पानी जो है उसको वहां पे प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक फैब्रिक वीक और साथ में ग्रूव्ड मेटल का जो सरफेस होगा वो सी वाटर को वहां पे ड्रॉ करेगा। देन आफ्टर जितने भी सॉल्ट्स है उसको वहां पे क्रिस्टलाइजेशन से पहले विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फ्लो उसको वहां पे अलग किया जाएगा। पानी को वहां पे गर्म मेटल के ऊपर रखा जाएगा ताकि वो इवापोरेट होता है और इवापोरेशन के बाद जैसे वो कूलर सरफेस पे जाएगा वो वहीं पे वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएगी और इसकी साइकिल जो है वहां पे चलती रहेगी, दैट इज इवापोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। And after that we will get the pure water, drinking water we can say। efficiency इसकी क्या रहेगी, it produces more than 6 liters of potable water per square kilometer per hour under the sunlight। मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और फैब्रिक का वहां पे यूज है जिसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम होती है। एनर्जी की बात करें तो इट रन्स ऑन सोलर और वेस्ट हीट एंड फुली ऑफ ग्रिड कॉम्पिटेबल इसको बोल सकता है। तो देखा जाए तो वहां पे एनर्जी भी कुछ ज्यादा कंज्यूम नहीं होने वाली है। एंड इट हैंडल्स एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर अप टू 20% सॉल्ट विदाउट क्लॉगिंग। वो एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर को भी वहां पे हैंडल करने के लिए वहां पे कैपेबल रहेगा। और लास्ट में बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर विलेजेस, डिजास्टर जोन्स, आइलैंड नेशंस एज वेल एज कोस्टल एरियाज। इन हर जगह पे ये काम करने के लिए वहां पे सुटेबल रहेगा। तो उसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, जब वहां पे आप ओशन वाटर में से क्लीन वाटर बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहली वाटर सिक्योरिटी आपको वहां पे मिल जाएगी।
साथ में इनोवेशन लीप बोल सकते हैं फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट इनोवेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल जो है वो यहाँ पे और बेटर तरीके से हासिल की जाएंगे, क्योंकि ये लो कॉस्ट इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है जो SDG 6 के साथ वहां पे कनेक्टेड है, दैट इज अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. So that is all about this plant which is recently innovated by Indian Institute of Science Bengaluru. उसके रिसर्चर्स ने वहां पे साइफन बेस्ड एक सी वाटर में से क्लीन वाटर में कन्वर्ट करने वाला एक डिसैलिनेशन प्लांट वहां पे किया है इंट्रोड्यूस. द सेकेंड टॉपिक दैट इज अबाउट द वासेनार एग्रीमेंट. अब अगर हम वासेनार एग्रीमेंट की बात करें तो अभी यहाँ पे रिसेंटली क्यों ये न्यूज में आया है. देखिए, एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि वासेनार एग्रीमेंट जो है वो किसके लिए है. तो कन्वेंशनल आर्म्स साथ में ड्यूअल यूज गुड्स या फिर टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट को वहां पे कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट वहां पे किया जाता था जिसका नाम था वासेनार एग्रीमेंट. फिर से एक बार, जो कन्वेंशनल आर्म्स एंड एम्युनिशन से और साथ में जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज या फिर गुड्स है उसके इंटरनेशनल ट्रेड या फिर यू कैन गो विद द एक्सपोर्ट्स, तो उसे वहां पे कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं वासेनार एग्रीमेंट. और उसकी वहां पे जो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें वासेनार अरेंजमेंट, तो अभी रिसेंटली वहां पे कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि जो रिसेंटली जो डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वहां पे जो बढ़ता जा रहा है और उसके चक्कर में जो डिजिटल सर्विसेज बढ़ती जा रही है वह उसे कंट्रोल करने में ये सो वासेनार अरेंजमेंट है वो वहां पे थोड़ी सी ऐसा माना जा रहा है कि वो थोड़ी सी वहां पे इनसफिशिएंट हो रही है. सो देयर मस्ट बी सम रिफॉर्म्स इन दिस अरेंजमेंट्स टू डील विद दिस काइंड ऑफ डिजिटल सर्विसेज लाइक क्लाउड सर्विसेज, SaaS मॉडल्स एंड अदर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज. तो फिर से एक बार, द वासेनार अरेंजमेंट फेसेस कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स एज इट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल फ्रेमवर्क is struggling now to regulate the cloud services, SaaS models as well as digital surveillance technologies. देखिए 1996 के अंदर वासेनार नीदरलैंड के अंदर ये वाली अरेंजमेंट वहां पे हुई थी स्टार्ट, और इसका मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. उसका ऑब्जेक्टिव रहा था कि भैया जितनी भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके अंदर वहां पे ट्रांसपेरेंसी बननी चाहिए और साथ में वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी चाहिए. और देखा जाए तो इट इज नॉट अ ट्रीटी बट वी कैन से इट इज एन काइंड ऑफ वॉलेंटरी कंसेंसस बेस्ड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. ऐसा कहीं पे ट्रीटी के तरीके से किसी को कहीं पे कुछ साइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन कि भैया अगर हम भी कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे तो हम वहां पे ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, साथ में वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी वहां पे रहेगी. हेडक्वार्टर इसका है वियना, दैट इज इन ऑस्ट्रिया, और जहां पे इसका एक छोटा सा परमानेंट सेक्रेटेरिएट है. और देखा जाए तो कितने कितने नेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली 42 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स आते हैं, जहां पे US, UK, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान वगैरह वगैरह यहाँ पे इंक्लूडेड है. और साथ में अगर देखा जाए तो इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका है, मेक्सिको है, कोरिया वगैरह है, तो वो सभी यहाँ पे इंक्लूड है. मेन उसका एम क्या है, दैट इज टू प्रिवेंट destabilizing buildup of arms and sensitive technologies, to ensure that items are not diverted to the terrorist, rogue regimes as well as proliferation networks. इस बात को इंश्योर करना कि जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है वो किसी टेररिस्ट वगैरह को वहां पे नहीं जा रही है या फिर किसी मिसयूज करने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो नहीं जा रही है. बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी कंसर्न एंड लेजिटिमेट ट्रेड और इनोवेशन. और उसके मेन फीचर्स वहां पे क्या है, तो कंट्रोल लिस्ट की अगर हम बात करें तो एक तो ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, साथ में म्यूनिशंस लिस्ट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को यहाँ पे कंट्रोल करने की बात है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करने की बात है. अगर उसके स्कोप के बारे में बात करें तो स्कोप वहां पे एक्सपांड किया गया था, दैट सिंस 2013 इट आल्सो इंक्लूड्स इंट्रूजन सॉफ्टवेयर एंड साइबर सर्वेलेंस टूल्स. इंडिया के साथ इस अरेंजमेंट की बात करें तो इंडिया ने इसको 2017 में यहां पे इसको किया था ज्वाइन, एंड बूस्टिंग इट्स एंट्री इनटू द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजिम्स, इनकॉर्पोरेटेड कंट्रोल लिस्ट into SCOMET framework, that is special chemicals, organisms, materials, equipment as well as technologies.
तो इन सब के साथ हमारा वहां पे अटैचमेंट उसके बाद वहां पे हुआ स्टार्ट। और रिसेंटली इश्यू क्या है वासेनार अरेंजमेंट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर, द वासेनार अरेंजमेंट बिल्ट इन 1990s टू कंट्रोल द फिजिकल एक्सपोर्ट्स ऑफ आर्म्स एंड द ड्यूअल यूज गुड्स, इट हैज नॉट एडोप्टेड द डिजिटल एरा। ऐसा माना जाता है कि ये जो डिजिटल सर्विस वाला पूरा एरा है, इसको शायद इतनी बेहतरीन तरीके से एडोप्ट नहीं कर रहा है। और जो रिसेंटली अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वहां पे जो बढ़ती जा रही है, कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे बात है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउड सर्विस, SaaS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सर्वेलेंस, और तो इन सब में ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्रेमवर्क है या फिर ये जो अरेंजमेंट है वो इतनी कैपेबल नहीं है इन सबको वहां पे इंक्लूड करने में। दैट इज ऑल अबाउट वासेनार अरेंजमेंट। The next topic is about National Security Council Secretariat। और क्या है अभी कंटेक्स्ट में, तो चलिए उसके बारे में वहां पे देख रहे हैं कि कंटेक्स्ट में क्या है। India's first national security strategy is in the final drafting stage and is expected to be completed by December 2025, which is framed by National Security Council Secretariat। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने वहां पे एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। वो उसके फाइनल स्टेज में अभी आ चुकी है। और वहां पे कौन से एरिया को इंटीग्रेट करने की बात है, तो इट इंटीग्रेट्स डिफेंस, साइबर एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी। और अगर हम बात करें इट इज अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की, तो क्या है ये एग्जैक्टली ये सेक्रेटरीट? The National Security Council Secretariat is the secretariat that is the apex advisory body on internal and external security matters। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर ये सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है। इट फंक्शंस एज द कोर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बॉडी फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कोर बॉडी मानी जाती है। लेट 1990s के अंदर पोस्ट कारगिल सिक्योरिटी रिव्यूज के बाद इसको वहां पे क्रिएट की गई। और इसको हेड कौन करता है? इट इज हेडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हु होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जो रिसेंटली हमारे है अजीत डोवल साहब, तो अजीत डोवल जो है वो इसको वहां पे करते हैं हेड। एंड एनएसए इज द सेक्रेटरी ऑफ द एनएससी एंड द चीफ ऑफ द एनएसएससी। एनएसए जो है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो हमारे एनएससी के भी सेक्रेटरी होते हैं और एनएससीएस के भी वहां पे चीफ वगैरह होते हैं। इसका मेन एम क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? तो भैया देखो, इंडिया को एक बेहतरीन सिक्योरिटी की एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना, एक डायरेक्शन देना और एक लॉन्ग टर्म विजन वहां पे प्रोवाइड करना। साथ में देखा जाए तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज है और साथ में उसके साथ जितनी भी एजेंसीज वगैरह है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ डील कर रही है, उन सबके बीच में वहां पे कोऑर्डिनेशन को बिठाना। मेंबरशिप में देखा जाए तो वहां पे 3 होते हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स which are drawn from the Indian Foreign Service, Indian Police Service and the Armed Forces। एक जो है वो IFS है, दूसरा जो है वो IPS है और तीसरा जो है वो आर्म फोर्स में से आता है। और वहां पे एक होता है मिलिट्री एडवाइजर दैट कोऑर्डिनेट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ओवरसीज इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी वहां पे होता है, जो वहां पे कोस्टल स्टेट्स है, कोस्ट गार्ड्स है और मैरीटाइम एजेंसी है, उन सबके साथ वहां पे अटैच होता है। एडिशनल एनएसए भी यहाँ पे होता है जिसकी पोजीशन जो है वो इन सारे के सारे फंक्शनिंग को वहां पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए वहां पे एक्टिवेट की गई है। फंक्शंस एंड पावर्स की अगर हम बात करें तो भैया नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी को वहां पे बनाओ, उसको वहां पे रिव्यू वगैरह करो, उसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्ट्राइन्स है उन सबको वहां पे क्लियर करो। इट ऑल्सो एडवाइजेस द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल on the internal security as well as external threats, cyber resilience, economic security, hybrid warfare, etc. etc. बस तो आपको ओवरऑल एक पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्या है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई जा रही है बाय एनएसएससी सेक्रेटरीट, जो कुछ ही समय में वहां पे डिक्लेयर होगी, मोस्टली दिसंबर 2025 तब तक वहां पे इसको डिक्लेयर करने की बातें हैं। And the next topic says that is about India discovers natural gas near Andaman Islands।
लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर, अहमदाबाद एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस शुरू होने के लिए जा रही। यस, द न्यू बैचेस आर अबाउट टू बी स्टार्टेड आफ्टर दिवाली एंड रिसेंटली वहां पे दिवाली डिस्काउंट ओपन है आप सबके लिए, जहां पे यू विल गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, अप टू 50% स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। साथ में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस वहां पे आपको मिलेगा। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन कोर्सेज आपको यहां पे मिल जाएंगे। एक परफेक्ट डायरेक्शन टू क्रैक द गवर्नमेंट सर्विस, टू क्रैक द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस by PD Gurukul. That is the best institute in Gujarat for preparation regarding civil services. और साथ साथ आपको वहां पे 3 फ्री डेमो सेशंस भी दिए जाएंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन से लेवल पे यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, किस तरीके का माहौल यहाँ पे, एक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हम करवाते हैं। आपकी हर एक वीक वहां पे वीकली टेस्ट ली जाएगी, एग्जाम से पहले वहां पे मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट की जाएगी। तो इन सारे बेनिफिट्स का अगर आपको लाभ लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर। इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन वहां पे ले सकते हैं। और एक और चीज भी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर चल रहा है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे अवेलेबल है। सो अभी तक अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो इट इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल and you can download this PDF. This PDF is available in both the languages, that is in Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium as well, you can also download the PDF in which you will get all the contents regarding your prelims, regarding your mains, कौन से टॉपिक्स यहाँ पे काम के हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको वहां पे कवर अप करना चाहिए, तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। राइट, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के वीडियो वहां पे मिलते रहे। डेली बेसिस पे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन को एक एनरिचमेंट वहां पे मिल सके और अलग अलग डायमेंशंस जो है वो वहां पे ओपन हो सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट इंडिया डिस्कवर्स नेचुरल गैस नियर अंडमान आइलैंड। रिसेंटली हमें वहां पे नेचुरल गैस मिला है अंडमान के पास, और किसने की है इसकी डिस्कवरी, व्हाट इज इन द कंटेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में भी ऑयल ही बोलते हैं, उन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि अंडमान के पास, वहां पे अंडमान शैलो ऑफशोर ब्लॉक के अंदर उन्हें वहां पे नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई है। दिस मार्क्स द फर्स्ट रिपोर्टेड हाइड्रोकार्बन व्हिच इज फाउंड in this region, potentially reducing India's heavy import dependency on oil as well as the gas. तो पहली बार इस रीजन में से हमें हाइड्रोकार्बन्स वहां पे हुए फाइंड, जो शायद इंडिया की ऑयल और गैस की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने में वहां पे बहुत सी हेल्प करेगी। और अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस रिजर्व्स आइडेंटिफाइड इन विजयापुरम सेकंड एक्सप्लोरेटरी वेल, और कौन सी पॉलिसी के अंडर में इसको फाउंड किया गया है, तो इंडिया में भी जो रिसेंटली चल रही है दैट इज अबाउट ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। और किसने की है इसकी डिस्कवरी, बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। और जो गैस सैंपल्स वहां से मिले हैं, द गैस सैंपल्स कंफर्म्ड 87% मीथेन कंटेंट शोइंग कॉमर्शियल पोटेंशियल आफ्टर फर्दर टेस्टिंग। वहां पे 87% हमको मीथेन के कंटेंट वहां पे मिला हुआ है जो इसकी कॉमर्शियल कैपेबिलिटीज को वहां पे बता रहा है। एग्जैक्टली ये ब्लॉक कहां पे है, इट्स एन ऑफशोर ब्लॉक जो कि 9.20 नॉटिकल माइल्स अवे है फ्रॉम दी अंडमान ईस्ट कोस्ट। 9.2 का मतलब है लगभग 17 किलोमीटर वहां पे दूर है। वाटर की डेप्थ की अगर हम बात करें तो 295 मीटर्स की डेप्थ पे इसको हमको मिला है। द ड्रिलिंग डेप्थ जो है वो 2650 मीटर्स वहां पे है। पानी की डेप्थ दैट इज 295 मीटर्स, ड्रिलिंग डेप्थ दैट इज 2650 मीटर्स। और की फीचर्स अगर हम बात करें अंडमान आइलैंड्स की, तो लगभग 300 प्लस आइलैंड का एक पूरा एक ग्रुप जिसको अपने बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। एग्जैक्टली वहां पे बात करें तो देर आर अप्रोक्सीमेटली टोटल 576
6 आइलैंड्स, और उसमें से अगर हम अंडमान की बात करें तो वहां पे 300 से भी ज्यादा आइलैंड यहाँ पे है, जो कहां पे है तो बोले इंडियन ओशन के अंदर वहां पे लोकेटेड है, ईस्टर्न वाले जोन के अंदर है। और जो अंडमान वाला अगर हम पोर्शन की बात करें तो वो बेसिकली दो मेजर भाग में डिवाइड होता है, एक होता है ग्रेट अंडमान, दूसरा होता है लिटिल अंडमान, और तीसरा वहां पे उसके बाद आता है निकोबार। सो सबसे पहले यहाँ पे आता है 3 अलग अलग जोन का बना ग्रेट अंडमान, दैट इज द फर्स्ट ग्रेट अंडमान। उसके बाद वहां पे एक आता है लिटिल अंडमान, और उसके बाद वहां पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है निकोबार। सो दैट इज द जियोग्राफिकल कंडीशन। और जो ग्रेटर अंडमान है उसको वापस 3 भाग में डिवाइड करता है, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ। तो नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान मिलके बनाते हैं ग्रेट अंडमान, फिर वहां पे आता है लिटिल अंडमान, और उसके बाद वहां पे नेक्स्ट में आता है निकोबार। तो इस तरीके की पूरी वहां पे एक डिवीजन चलती है। टोपोग्राफी क्या है? द सीरीज ऑफ डोम शेप्ड हिल रेंजेस, डोम शेप की वहां पे हिल रेंज आपको मिल जाती है, हाईली डिसेक्टेड टेराइन, एंड उसकी जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है वहां पे सैडल पीक। इकोलॉजी किस तरीके की है? तो वहां पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाते हैं, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर इसका नाम, इसका मतलब वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़िया सी है। और कुछ वहां की फेमस इंडिजिनियस ट्राइब्स, जहां पे सबसे ज्यादा फेमस है सेंटिनेलिस। तो सेंटिनेलिस वहां की फेमस ट्राइब, उसके साथ जारवा हो गई, ओंगे वगैरह हो गई, ग्रेट अंडमानीज वगैरह हो गई, तो वो सब वहां की ट्राइब्स, वहां के अलग अलग ट्राइब्स है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोल सकते हैं दैट इट कंट्रोल्स द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द बे ऑफ बंगाल, lying at the junction of Bay of Bengal as well as अंडमान सी। इन दोनों के जंक्शन पे वो वहां पे अटैच है। जियोलॉजिकल की अगर हम उसके सेटिंग की अगर हम बात करें तो आइलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एज वेल एज शेल। एक डिजास्टर प्रोन जोन है क्योंकि वहां पे सिस्मिक एक्टिव जोन वहां पे मिलता है, और 2004 की जो इंडियन सुनामी आई थी उसकी वजह से भी आप उसको मतलब एक जजमेंट लगा सकते हो, क्योंकि सुनामी के अंदर ये वाला जोन भी मतलब बहुत बुरी तरीके से वहां पे इंपैक्ट हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रिसेंट ऑयल डिस्कवरी, इट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट हाइड्रोकार्बन अकरेंस इन द अंडमान बेसिन ड्यूरिंग ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन। और वो कौन सी वाली डेप्थ पे से मतलब वो वाला पूरा वहां पे फ्लेयर हुआ है, तो देखा जाए तो 2212 से लेके 2250 मीटर की वहां पे डेप्थ के आसपास वो वाली चीज वहां पे मिली है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट डिस्कवरी। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं एंड। कुछ नए ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, कुछ नए प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट के साथ वापस एक बार कल सुबह मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।